चलिए शुरू किया जाए आज का क्लास। एवरीथिंग इज ऑल ओके आई थिंक। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कैपेसिटर्स। तो जो बात आप पढ़ रहे थे उसी आधार पे क्वेश्चन लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि इफ एन एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, now it is filled with a dielectric. Now it is filled with two dielectrics and a metal sheet as shown in the figure. Then calculate the new capacitance of the कैपेसिटर। कि तब बताइए कि कैपेसिटर का नया कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए। तो जो बोला गया है कि एक फिगर दिया गया है कि ये आपका ओरिजिनल कैपेसिटर था, ये पहला ऐसा फिल किया गया है, फिर ऐसा फिल किया गया है, फाइनली ऐसा फिल किया गया है, और ये ओरिजिनल कैपेसिटर ये ऐसा था। ये बोला जा रहा है कि ये वाला थिकनेस जो है d/3 के बराबर है, अगेन d/3 के बराबर है, फाइनली वंस अगेन d/3 के बराबर है। इसका बोला जा रहा है कि वैल्यू k के बराबर है, इसका वैल्यू बोला जा रहा है 2k के बराबर है, और इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है अपना ये वाला डाई इलेक्ट्रिक जो है वो क्या है, वो एक मेटल डाई इलेक्ट्रिक है। तो बोला जा रहा है कि जो कैपेसिटेंस हो जाना चाहिए, पहला केस में बोला जा रहा है कैपेसिटेंस 2c/k इसके बराबर हो जाना चाहिए। अगला वाले में बोला जा रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो k/c इसके बराबर होना चाहिए। तीसरा वाले में बोला जा रहा है जो कैपेसिटेंस है वो 2kc इसके बराबर हो जाना चाहिए। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है जो कैपेसिटेंस है वो 3k/c डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो बताइए कौन सा लग रहा है इन सब में से होने का संभावना। देखिए हम लोगों ने ये बोला था कि अगर n नंबर ऑफ प्लेट इंसर्टेड हो तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मतलब नया वाला कैपेसिटेंस, सिंस एयर में c बोला गया है तो a एप्सिलॉन नॉट, पहला प्लेट d1 उसका थिकनेस t1, दूसरा प्लेट d2 उसका थिकनेस t2, सो ऑन एंड सो ऑन। अगर n नंबर ऑफ प्लेट्स हो तो tn ऐसा रहेगा। उल्टा हो गया क्या? एक मिनट, जो हम लोगों ने सिंबल यूज किया था वो सिंबल यूज कीजिए। तो इसमें क्या था, t1/k1 प्लस t2/k2 सो ऑन एंड सो ऑन tn/kn ऐसा होना चाहिए कि सबका थिकनेस t1 t2 है, तो ऐसा ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्या बोला जा रहा है कि d में से सबको घटाते जाइए, तो d में से सबको घटाना है tn तक। बोला गया था अगर डाई इलेक्ट्रिक होगा तो k गिवन होगा, मेटल का कभी गिवन नहीं होगा। तो मेटल के लिए हम लोग क्या मानेंगे कि फॉर मेटल k इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, कि k जो अप्रोच कर रहा है वो इंफिनिटी को मेटल के लिए। अपने प्रॉब्लम में देखिए तो तीन लोग हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक 1 है, ये डाई इलेक्ट्रिक 2 है और ये मेटल है। तो C डैश जो होना चाहिए वो a एप्सिलॉन नॉट, मेटल अगर नाम ही रखना है तो गिनती करने में नाम डाल दीजिए कि 1 2 3 है, तो पहला t बाई किसके बराबर,
तो पहला T1/K1 इसके बराबर, दूसरा T2/K2, तीसरा T3/K3 ऐसा होना चाहिए। प्लस डी में से सबको घटाना है, T1 को भी, T2 को भी और T3 को भी, सबको डी में से घटाया जा रहा है। C डैश इक्वल टू देखिए तो ए एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे T1 का वैल्यू है D/3 और इसका K1 का वैल्यू K के बराबर है तो D/3 के ऐसा आया। T2 का वैल्यू देखिए भले ही ऊपर में D/3 है लेकिन K2 क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मेटल के लिए लिखा ही गया है, बीच में मेटल है तो नहीं गिवन है, लेकिन आपको अपनी ओर से सोचना है, मेटल है तो K इन्फिनिटी होगा, D/3 इन्फिनिटी। प्लस इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे D बाई क्या है, तो यहाँ पे देखिए D/3 है, ये इसका थिकनेस इनटू इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू 2K के बराबर है। तो ऑप्शन बी आ रहा है, कुछ और आ रहा है, सी आ रहा है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए D माइनस, घटाना तो सबको है, भले ही मेटल का इन्फिनिटी हो गया लेकिन थिकनेस तो सबका घटेगा, तो सबको घटा दिया गया, थिकनेस को यहाँ पे ऐसा लिया गया। इससे आगे का स्टेप देखिएगा, तो इससे आगे के स्टेप में देखिए C डैश का जो वैल्यू होना चाहिए, तो ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर में बचा रहा, नीचे में पहला टर्म बचा D/3 के, और दूसरा टर्म जो केवल बच गया वो किसके बराबर बच गया, तो D/6 के, ऐसा कुछ बच रहा है क्या। बाकी ये पूरा का पूरा टर्म देखिए 1/3, 3 टाइम्स घटेगा D में से तो वो 0 हो जाएगा, D/3/इंफिनिटी, ये टर्म भी 0 को अप्रोच किया और ये भी 0 को अप्रोच किया। अब यहाँ से देखिए तो ये ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर हुआ, D/3 के और D/6 के का एलसीएम जो होगा वो 6K के बराबर होगा। यहाँ से जोड़िएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 2D प्लस D, यहाँ से देखिए C डैश का वैल्यू 6K ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 3D के बराबर, तो 2K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D ऐसा बच गया। तो अगर इसका वैल्यू इतना बच रहा है तो ये बात तो जानते ही हैं कि अगर एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दिया था तो C ही ए एप्सिलॉन नॉट बाई D था, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई D के अलावा क्या आ रहा है, 2K आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2K इंटू सी इसके बराबर। तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया, तो 2K इंटू सी इसके बराबर इसका आंसर आ गया। तो ये होना चाहिए आपका आंसर। तो कुछ नहीं है, अगर मल्टी कैपेसिटर मल्टी डाई इलेक्ट्रिक्स हो तो फॉर्मूला कौन सा चलने वाला है, फॉर्मूला ऐसा ही चलने वाला है, ये इस तरीके का होगा। तो इसको हटाया जाए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि टू डाई इलेक्ट्रिक K1 greater than K2 and a metal plate is inserted between the capacitor plates as shown, then the correct variation of the electric field between capacitor प्लेट्स की, तब हम लोग को बताना है कि करेक्ट वेरिएशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, पहला बात कि ये एक कैपेसिटर है, इसके प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक डाला गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। फिर उसके बाद एक मेटल का प्लेट डाला गया है कि ये है अपना मेटल, और तीसरा वाला क्या डाला गया है, तो तीसरा वाला डाला गया है कि ये डाई इलेक्ट्रिक कौन सा है, K2 है।
फिर यहां से क्या बोला जा रहा है, तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस किसका, प्लेट के बीच के डिस्टेंस का ग्राफ है। तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, फिर उसके बाद इतना, एक मिनट, तो यहाँ पे सोचिए कैसा होना चाहिए वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर तो करवाया ही जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से यहाँ ऐसे रहा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ ऐसे रहा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ ऐसे रहा। ये कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच का बात है, ठीक है। फिर ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वेरिएशन देखिएगा। तो ऑप्शन बी में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया यहां तक, फिर बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटा और इसका वैल्यू ऐसा हो गया, फिर क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया और इसका वैल्यू इसके बराबर हुआ, फिर क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस तरीके से हो गया, फिर फाइनली बोला गया कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहा। और यहाँ पे जो सबसे सेकंड वाले केस में बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाद जो है वो ऐसा हुआ और फिर फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपना ओरिजिनल वैल्यू को अप्रोच कर लिया। तो चलिए अगला केस में देखते हैं। दो और ऐसा ही ऑप्शन है, तो यहाँ भी पैटर्न को समझने का बात है बस, कि यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं सब आ जाए इसके अंदर। तो चलिए एक तीन ही ऑप्शन देते हैं, बाकी आप देखेंगे जो प्रॉब्लम्स वगैरह मिलेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि जो वेरिएशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, उसके बाद जैसे ही उसको मिला तो ये ऐसा हो गया, फिर उसके बाद ये बोला गया कि इसके बाद फिर क्या है, तो इसके बाद फिर बढ़ के ऐसा हुआ, फिर घट के बोला गया कि 0 हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद अपना ओरिजिनल वैल्यू पे आया, फिर घट के क्या बोला जा रहा है कि और घट गया, और फिर क्या हुआ, फिर अपना ओरिजिनल वैल्यू पे आया और कैपेसिटर्स का प्लेट खत्म हो गया। इतना दूर में K1 था, इतना दूर में मेटल था और इतना दूर में K2 था। यहाँ पे भी देखिए तो इतना दूर में K1 है, इतना दूर में मेटल है और इतना दूर में K2 है। तो कौन सा सही होना चाहिए, बी लग रहा है सही। तो देखो बी सही बात है। अब हम एक सेपरेटली ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए क्या क्या होम, कहा ए होम, हम्म, आ गया घर। चलिए ये कुछ ज्यादा इस साइड में हो गया, चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो जो बात बोला जा रहा है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कीजिए। तो देखो सबसे पहला बात क्या है कि अगर कैपेसिटर में जहां जहां एयर होता है वहां वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो जहां जहां एयर है वहां वहां आप देख सकते हैं सभी फिगर्स में कि ई नॉट है, ई नॉट है, ई नॉट है, ई नॉट है, कि एयर वाले जगह पे, एयर वाले जगह पे सभी जगह बराबर फील्ड होना चाहिए। तो पहला कैपेसिटर जब तक K1 मिला नहीं तब तक, तो K1 में क्या होगा वो सोचना है। फिर जब तक मेटल मिला नहीं तब तक मेटल में क्या होगा ये सोचना है। फिर जब तक K2 मिला नहीं तब तक
और K2 में क्या होगा ये सोचना है। तो ये आपका K1 का एरिया है, ये मेटल का एरिया है और ये K2 का एरिया है। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर K1 के अंदर में देखेंगे तो घट के E0/K1 हो जाना चाहिए। तो जीरो जो बोला है तो ये ऑप्शन में तो गलत बोल रहा है, जीरो तो नहीं हो सकता ना, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड जीरो थोड़ी होता है। ये ऑप्शन में भी बोल रहा है जीरो, तो जीरो तो नहीं हो सकता, घटना चाहिए इस लाइन से, तो घटेगा। आगे देखते हैं कैसा। फिर मेटल के अंदर आए तो मेटल के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होना चाहिए। तो मेटल वाले क्षेत्र में देखिए, तो मेटल वाले क्षेत्र में सीधे जीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेटल वाले के लिए यहाँ सही बोला है, लेकिन इन दोनों के लिए गलत, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिए तो मेटल वाले के लिए सही बोला है और इन दोनों को अब चेक करना है। दूसरा डाई इलेक्ट्रिक में आए तो देखो यहाँ पे E0/K2 होना चाहिए। अब आपको सोचना है कि कौन बड़ा होगा, E0/K1 बड़ा होगा या E0/K2 बड़ा होगा। तो E0/K1 बड़ा होगा या E0/K2? E0/K2 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि K1 बड़ा है ना। तो E0/K1 से E0/K2 जो होगा वो बड़ा होगा। सोचिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम में बोला है ना कि K1 बड़ा है K2 से, तो कोई नंबर ले लो, तो E0 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, मान लीजिए K1 है, और E0 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो कौन सा बड़ा होगा? तो E0 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, उससे बड़ा होगा ना जी। E0 को जो आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, कि इनका 3 ही टुकड़ा हुआ है, तो जो सिंपल सा बात है, जो बड़े से डिवाइड हो गया, कि ये बड़े से डिवाइड हो गया तो इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो ये स्मॉल होना चाहिए और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे K1 वाले क्षेत्र में जो घटेगा तो वो ज्यादा नीचे जाएगा, कि घट के बहुत नीचे चला गया। और यहाँ पे देखिए जो K2 वाले क्षेत्र में घटेगा वो थोड़ा कम घटेगा। तो ये वाला वैल्यू देखिए, ये वाला वैल्यू क्या है? तो E0/K1 है, और अगर इस वैल्यू को देखिएगा तो वो बड़ा होना चाहिए ना। तो ये E0 क्या है? ये E0/K2 है। तो यही बात ये बोला गया है यहाँ पे कि इस क्षेत्र में ज्यादा घटा है, इस क्षेत्र में कम घटा है, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। तो कैसे किया गया? जो सभी जगह जहां पे ना डाई इलेक्ट्रिक ना मेटल, वहां पे E0 होगा, तो उन सभी जगह पे E0 होना चाहिए। जहां पे मेटल होगा वहां पे जीरो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया गया। अब जहां जहां डाई इलेक्ट्रिक है वहां E0 से घट के E0/K हो जाना चाहिए। लेकिन E0/K में आप क्या देख रहे हो कि E0/K में इसका K बड़ा है। वैसे भी सोच सकते हैं K जितना बड़ा होगा फील्ड उतना कम हो जाएगा। तो K इसका बड़ा है तो इसके लिए फील्ड कम हो गया, K इसका छोटा है तो इसके लिए फील्ड ज्यादा रहा, क्योंकि ये अभी एक छोटे नंबर से डिवाइड हुआ है। तो ये आपका किसका? कि मेटल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन का ग्राफ पूछा जाता है, बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लो K1 K2 का वैल्यू देता तब भी बता देते, पुट करके तो और आसान हो जाता। चलिए अगला बात समझा जाए। देखिए अगला क्या है कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि यहां पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? तो यहां पे आप इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग। तो पहला एक दो सिंपल लेते हैं, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। देखिए यहां पे आपको क्या बोला जा रहा है कि
और थोड़ा यहां पे आपको बोला जा रहा है कि ये वाला थिकनेस जो है वो d/2 है और ये वाला थिकनेस भी d/2 है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि इस पूरे जगह में जो है वो दो डाई इलेक्ट्रिक यूज किए गए हैं। तो पहला डाई इलेक्ट्रिक जिसको यूज किया गया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बोला जा रहा है, तो पहला डाई इलेक्ट्रिक यूज हुआ है वो K1 है। और दूसरा डाई इलेक्ट्रिक जो यूज हुआ है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर देखिएगा तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला गया है कि ये वाला K2 है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सिस्टम का जितना कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस नहीं बदलना चाहिए और एक सिंगल डाई इलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दीजिए इस सिस्टम को, उतना ही कैपेसिटेंस रहे तो उस सिंगल के का वैल्यू क्या होगा, बात को समझो। देखो, ऐसा प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या होंगे, अलग अलग कैपेसिटर फॉर्म होगा और नंबर ऑफ कैपेसिटर जो फॉर्म होने वाला है वो हमेशा नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इसके बराबर होगा। एक अरेंजमेंट ये वाला है, दोनों अरेंजमेंट को एक साथ ही डील कर देते हैं कि ये है आपका ए और दूसरा देख लीजिए बी, की बात समझ में आ जाएगा यहीं पे कि बनने वाला कैपेसिटर्स कब सीरीज में रहेंगे और कब पैरेलल में रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनको क्या बोल रहे हैं, ये वाले जो ये हैं डाई इलेक्ट्रिक हैं, इनको नाम दिया गया क्या, चलिए आधा तक लेके ही आ जाइए, या अलग तरीके का पेन भी यूज कर सकते हैं। ये वाले जो डाई इलेक्ट्रिक है पहला वाला, तो इसको नाम दे दिया गया ऐसा, और ये दूसरा डाई इलेक्ट्रिक है तो दूसरे डाई इलेक्ट्रिक के लिए ये देखिए कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ऐसे दो डाई इलेक्ट्रिक इस बार ऐसे भरे हुए हैं। दोनों ही केस में इन डाई इलेक्ट्रिक को हटा के एक सिंगल डाई इलेक्ट्रिक लाना है, यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है। देखो, सबसे पहला स्टेप नंबर ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक होगा। तो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर इन दोनों कैपेसिटर्स के बारे में बोले कि ये कैपेसिटर्स कैसे हैं तो ये कैपेसिटर्स कैसे लग रहे, मान लो दो कैपेसिटर बन रहा है, देखिए कैसे बन रहा है। एक नंबर कैपेसिटर ये है, तो एक नंबर कैपेसिटर के लिए आप देखिएगा कि ये कैपेसिटर का पैरामीटर क्या क्या है। देखो, ये कैपेसिटर का एरिया तो A/2 के बराबर है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पे देखिए ये D/2 के बराबर हो गया, और इसके प्लेट के बीच का जो एरिया है मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक है वो K1 के बराबर है। ये कैपेसिटर नंबर 1 कि ये एक कैपेसिटर बना। फिर उसके बगल में देखिए तो एक कैपेसिटर और बन रहा है, एरिया इसके भी प्लेट का एरिया तो ये वाला है A के बराबर है, इसके लिए भी डिस्टेंस देखिए D/2 के बराबर है, और इसके लिए देखिए तो इसके बीच की प्लेट के जो बीच में डाई इलेक्ट्रिक है K2 है। इन दोनों को मैंने क्यों सीरीज में लिया है, बात को समझिए कि यहाँ पे जो भी चार्ज आ रहा है वो पहले 1 को पार करेगा फिर 2 को पार करेगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी चार्ज आ रहा है पहले 1 को पार करेगा फिर किसको पार करेगा, 2 को पार करेगा, तब जाएगा। तो अगर ऐसे बंटवारा हो रहा हो प्लेट का तो आप मानेंगे सीरीज में। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले दोनों कैपेसिटर को देख के ही अब समझ में आ गया होगा कि ये पैरेलल में है, कि जो भी चार्ज आया है आधा इस डाई इलेक्ट्रिक वाले से, आधा या जो भी कुछ अपना डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो हो कि चार्ज का बंटवारा होके जाएगा। तो ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए देखिए तो ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए क्या होगा, तो ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए तो जब ऐसे बंटवारा हुआ तो क्या बट गया, ऐसे बंटवारा हुआ तो देखिए एरिया बट गया कि आधा
प्लेट में अगर यहां से लाइन खींच दिया तो आधा एरिया ऊपर आधा एरिया नीचे, बीच का डिस्टेंस अभी भी वही है तो डी वही रहा, ये आपका K1 ये ऊपर वाला हो गया। अगर ऐसे बंटवारा हो रहा है तो ऐसे बंटवारा में देखिएगा नीचे वाला ये A/2, फिर ये क्या होगा D और ये K2 ये ऐसा ही रहा, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कैपेसिटर ऐसे हो गए। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों का जरूरत नहीं है, दो दो डाई इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए और दो दो कैपेसिटर तो था ही नहीं, आपने बनाया है। बोल रहा है कि इसके इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये हुआ कि इसी कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में जिसका एरिया A के बराबर है, जिसका डिस्टेंस D के बराबर है, एक सिंगल डाई इलेक्ट्रिक से भर दो, एक सिंगल डाई इलेक्ट्रिक से भर दो। उस डाई इलेक्ट्रिक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ कि ये दोनों को हटा के इस सिस्टम का जितना कैपेसिटेंस था उतना कैपेसिटेंस रखने वाला एक सिंगल डाई इलेक्ट्रिक से इसको रिप्लेस कर दो। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी यही बात बोला जा रहा है कि हटा दो, दोनों जगह के इक्विवेलेंट अपना अपना होगा क्योंकि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे भी बात यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि इन दोनों को हटा दो, इन दोनों की जगह एक आदमी को बुलाओ, वो एक आदमी क्या करे, वो एक आदमी इतना इसी एरिया को यूज करते हुए इतना ही डिस्टेंस पे वो सिंगल डाई इलेक्ट्रिक के क्या हो जो इन दोनों को हटा के अकेला ले आए। तो पहले इन दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो कंबाइंड कैपेसिटेंस निकालने का तरीका ये है इन दोनों का कि पहले तो पार्शियल फिलिंग था तो कैसा था, ऐसा ऐसा हो रहा था तो आसान था। अब पार्शियल फिलिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, पार्शियल फिलिंग में कैपेसिटर्स ही बना दीजिए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के ऐसा करेंगे। तो चलिए बारी बारी से दोनों को सॉल्व किया जाए। यहां तक का बात सभी को समझ में आया कि कब सीरीज में होगा कब पैरेलल में होगा। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा। अगर यहां पे 3 कैपेसिटर्स मान लो बनाने का नौबत आया, ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है, कैसे बनेगा, कौन कौन सीरीज में है कौन कौन पैरेलल में है। तो देखो K1 क्या हो गया, मान लो लाइन तो इधर से इधर है, तो K1 क्या है, उसका कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, तो K1 एक परिवार अपना बना रहा है, तो ये K1 हो गया। K2 और K3 क्या है, तो K2 और K3 क्या है, K2 और K3 सीरीज में है क्या। बस यही बात को समझना है कि जो भी चार्ज आया है देखो K1 एक सिस्टम खाएगा और K2 K3 जो भी एक खाएगा मिलके खाएगा। तो K1 वाले सिस्टम में गया एक चार्ज, तो वो क्या था, पैरेलल में बट गया। K2 K3, K2 के बाद K3 है, सीरीज में यही तो होता है, K2 के बाद K3। ऐसा भी बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं, मेन बात यही समझना है। बाकी ये वाला पार्ट आप बहुत आसानी से कर दोगे, जो टुकड़ा वाला पार्ट है ना उसमें कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इसे आगे बढ़ा जाए। हो गया कॉपी। चलिए कॉर्नर वाला भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए कॉपी उसको भी। चलिए यहाँ पे एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इस बार वाला आसान है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। देखो पहला जो A नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया था कि भाई दो भरे हुए हैं, तो चलिए अब उतना डिजाइन नहीं बनाने का जरूरत है। ये K1 से भरा हुआ था और ये K2 से भरा हुआ था। आपने क्या बोला था, तो देखो यहाँ पे बनने वाले 2 कैपेसिटर्स जो थे, तो दोनों के कैपेसिटेंस के लिए प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी लिख रखा था प्रीवियस पेज में। तो इस बार क्या लिखोगे, तो C1 इक्वल टू K1 इंटू एरिया A पूरा का पूरा मिला है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या, डिस्टेंस आधा मिला है। तो C1 इक्वल टू देखिए 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी टर्म जो है ना इन सभी प्रॉब्लम्स में बार बार आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां कहीं भी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आए उसको आप C नॉट मान लिया करो, C मान लिया करो, जो भी मानना है। उससे आपका काम आसान होगा कि बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो C1 इक्वल टू देखिए
तो 2k1 इंटू सी नॉट इसके बराबर होना चाहिए। फिर क्या है, अगर C2 के लिए देखोगे तो K2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी बाई टू, तो C2 इक्वल टू 2k2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो यहां से इसीलिए बोला था कि ये 2k2 इंटू सी नॉट इसके बराबर आ गया। अब देखो C1 बाई C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन किसके जैसा होना चाहिए, तो C1 बाई सीरीज का जो सी कॉम्बिनेशन है उसके लिए सारा बात आप ऑलरेडी लिखे थे कि ए डी और ये के बराबर होना चाहिए। तो यहां से सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, तो के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की हटाओ दोनों को, जितना जगह में डी बाई टू में दोनों था तो जो अकेला आएगा वो तो पूरा भरेगा, तो वो इसके बराबर हो गया। तो यहां से हम लोगों का रिश्ता क्या है कि इन्हीं दोनों के सीरीज को हटा के एक सिंगल आना है, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर, तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इसके बराबर। 1 बाई सी इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए लिख सकते हैं के सी नॉट के बराबर। यही बोला था कितना लिखना पड़ता, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको, तो 1 बाई के सी नॉट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 2k1 सी नॉट 1 बाई 2k2 सी नॉट। तो यहां से देखिए सी नॉट सब जगह से कट गया, इक्विवेलेंट क्या आया 1 बाई के इक्वल टू 1 बाई 2k1 प्लस 1 बाई 2k2 इसके बराबर आ गया। बहुत जगह इसको के का वैल्यू लिखेंगे नीचे में एलसीएम लेके, तो के का वैल्यू आ जाएगा 2k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर के इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। कि इन दोनों को हटा दो, इन दोनों की जगह एक लाओ, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, इन दोनों को हटा के एक डाई इलेक्ट्रिक जो इतना ही कैपेसिटेंस दे जितना ये दोनों मिल के दे रहे हैं उसका वैल्यू किसके बराबर, तो उसका वैल्यू इस टर्म के बराबर होगा कि सिंगल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसको रिप्लेस किया जाएगा। तो बात सभी को समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, जितना डाई इलेक्ट्रिक उतना नंबर ऑफ कैपेसिटर, इधर का जो इक्विवेलेंट आ रहा है ना उसका उधर का इक्विवेलेंट तो फिक्स ही रहेगा, एक कैपेसिटर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी उसके बराबर, दोनों को इक्वल करेंगे। बहुत बार नीट एग्जाम में यही पे छोड़ दिया जाता है, जैसे ये जो रिलेशन आया ना ऑप्शन आपका यही रिलेशन रहेगा, इससे आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इससे आगे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। 2 है तो बहुत आसानी से हमने लिख दिया है, 3-4 हो तो और डिफिकल्ट होगा। चलिए अगला ऐड किया जाए, कितना फास्ट हो रहा है जी, थोड़ा इतना 4-5 तो लिखना है, ABCD नहीं जानते हैं, यही तो कॉपी करना है जी, ABCD यही तो दिख रहा है, खाली उसके अलावा एप्सिलॉन नॉट आ गया। चलिए ऐड किया जा रहा है। अगला जो पार्ट बी था, तो पार्ट बी तो और आसान था। देखो पार्ट बी में क्या है, तो पार्ट बी में थोड़ा सीरीज में जब हो जाएगा ना, कि सीरीज का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, रेसिप्रोकल सम है ना, पैरेलल में तो और आमने सामने जुड़ना है। तो देखिए ये आपका K1 था, ये आपका K2 था, आपने पहले से बोल रखा है कि मेरा 2 कैपेसिटर बनेगा, ये कैपेसिटर 1 और वो कैपेसिटर 2 C1 C2। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों मिलके जितना इक्विवेलेंट लाया है उतना ही इक्विवेलेंट लाने वाला एक सिंगल कैपेसिटर जिसको उतना ही एरिया दे उतना ही जगह दे, तो उसका के क्या होना चाहिए, जो अकेला के मतलब साइज अलग अलग बना रहे हैं कि अकेला के इसको रिप्लेस कर दे। तो C1 का वैल्यू अभी अभी निकाले, अभी C1 के लिए देखिए, तो C1 क्या होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी प्रीवियस पेज में लिखे थे, K1 तो ठहरा K1, यहां पे बटा क्या था, तो एरिया बट गया था, तो A/2। फिर क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, डी सबके पास था, डी सबके पास रहा, तो C1 क्योंकि डी तो दोनों को मिला था ना, प्रॉपर्टी तो प्रीवियस पेज में लिखे ही हैं। तो C1 के लिए देखिए, तो KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2D, यही बोल रहे थे, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी को सम कांस्टेंट लिख दीजिए क्योंकि वो बार बार आएगा, तो K/2 C0 इसके बराबर आया। सिमिलरली C2 का वैल्यू लिखेंगे, तो C2 का वैल्यू में केवल K2 अलग है, बाकी A/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इसके बराबर। अब यहां से देखिए, तो यहां से C2 का वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं K2/2, ये K1 था, नाम तो रहना चाहिए, K2/2 इंटू किसके बराबर, C0 इसके बराबर आया, इसका वैल्यू ये ऐसा हो गया। अब यहां से इसके लिए लिखोगे, तो इसके लिए तो बात सही है, C इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, तो इसको एरिया ये K मिला है,
एरिया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये तो अकेला है। इन दोनों को मिलके इसके बराबर होना है, तो इन दोनों को मिलके, तो ये लोग तो पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2 इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो C इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो C1 प्लस C2 तो K/2 इंटू C0 K1/2, K2/2 इंटू क्या K2/2, चलो जो लिखा आपने सही ही लिखा है, K1/2 इंटू C0 प्लस K2/2 इंटू C0 इक्वल टू, वो भी तो KC0 के बराबर ही है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ही तो हर जगह क्या है, वही तो हर जगह C0 है, तो ये KC0 हो गया, यहां से सब कट गया, K इक्वल टू देखिए तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर होना चाहिए। तो हाँ पैरेलल में होता भी है, ये सब पूछेगा तो माना जाएगा बहुत आसान पूछा गया है कि दो कैपेसिटर जैसे पहले सीरीज में थे, तो सीरीज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आता है कि सीरीज का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है इक्विवेलेंट का, यहाँ का फॉर्मूला सीधा सीधा है, तो यहाँ पे आंसर आ गया सीधा सीधा। चलिए कम से कम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसको हटाया जाए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन में जो लिया गया था उसी में निकाल के बताइए। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए कि इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए इसका वैल्यू। तो यहां पे देखिए इस बार नीट में दे भी देगा कि बराबर से बंटवारा हुआ है, ये है आपका K1 और रेसिप्रोकल में ही रिलेशन लाके छोड़ना पड़ेगा, ये है K2 और ये ऐसा है K3। नीट में आता तो बड़ा अच्छा अच्छा डिजाइन बना के देता, ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे लाइन। चलिए ऐसा दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों में जो बंटवारा हुआ है वो बराबर का बंटवारा है, D/2 ऐसा, और इन दोनों में जो बंटवारा हुआ है ये भी बराबर का बंटवारा है, A/2 ऐसा। देखो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात क्या है कि सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स को बना लो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स को बनाएंगे तो इधर से चार्ज आएगा, तो K1 वाला कैपेसिटर जो है, तो K1 वाला कैपेसिटर ये इधर की ओर चार्ज को एक रास्ता मिलेगा, दूसरा रास्ता कौन सा है, तो दूसरा रास्ता देखिए K2 और K3 वाला कैपेसिटर ये दूसरा रास्ता है, तो ये ऐसा हो गया। तो देखो यही बन गया क्या, इसी का जो इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले इनके प्रॉपर्टीज देखिए, तो K1 वाले को एरिया मिला है A/2, लेकिन दूरी तो पूरा D में K1 है, तो दूरी मिला है इसको D। K2 वाले के साथ दुर्भाग्य हुआ है, एरिया भी आधा मिला है और डिस्टेंस भी आधा मिला है। K3 वाले को देखिएगा तो एरिया भी आधा मिला है 1/2, और ये क्या मिला है, ये भी आधा मिला है, दूरी भी आधा मिला है D/2 ऐसा हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं कि इन तीनों ने मिलके जो भी कैपेसिटेंस लाया होगा, तो इन तीनों ने मिलके जो भी कैपेसिटेंस लाया होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो एक सिंगल कैपेसिटर जो कि K नाम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखे और A और D नाम का दूरी रखे। अगर नाम दे ही दीजिएगा तो C1 का कैपेसिटेंस, तो चलिए फास्ट करते हैं, तो C1 का कैपेसिटेंस होना चाहिए K1, एरिया किससे के बराबर आया है C1 का, तो एरिया आया है देखिए A/2 के बराबर, और डिस्टेंस तो D पूरा का पूरा लिया है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, C1 का जो प्रॉपर्टी है लिखा गया। तो C1 का वैल्यू देखिए किसके बराबर आ रहा है, तो यहां से देखिएगा तो पहले ही बोला गया है कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D को बगल में लिख लिया कीजिए, तो K0 K1 इंटू C0 डिवाइडेड बाई 2, ये C1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर C2 का वैल्यू निकालेंगे तो K2 इंटू इसको तो एरिया A/2 मिला है, इंटू उल्टा हो गया क्या जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू भी नहीं बदलेगा,
यहाँ पे देखिए A/2 इंटू क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, तो वहां पे वैल्यू अभी भी वही ही रहेगा, नीचे में ठीक ही है। C2 इक्वल टू K2 इंटू A/2 इंटू यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटू होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D/2। तो ऊपर में A/2 नीचे में D/2, तो C2 का वैल्यू क्या हो गया, तो K2 इंटू देखिए A एप्सिलॉन नॉट बाई डी ही बच रहा है, तो K2 इंटू सी नॉट, इसका वैल्यू किसके बराबर आया, तो C2 का अगर वैल्यू देखिएगा तो K2 इंटू सी नॉट इसके बराबर, बहुत बढ़िया, C2 को छोड़ दीजिए। C3 का अगर उतना आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, बाकी C3 का सब पैरामीटर सेम है, आप सीधे भी बोल सकते हैं K3 इंटू सी नॉट होगा। बाकी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो K3, इसको एरिया आधा मिला, एप्सिलॉन नॉट सबको बराबर मिलता है, और D/2, तो D/2 यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो C3 इक्वल टू देखो किसके बराबर आया, तो C3 इक्वल टू आ गया K3 इंटू सी नॉट की D/2 का 2 और ये 2 कट गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऐसा हो गया। अब देखो, अब इनका जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, बात को समझिए कि ये कौन कौन का इक्विवेलेंट, तो दो लोग पैरेलल में है, कौन कौन, तो एक अपना C1 और दूसरा कौन, 2 और 3 का जो इक्विवेलेंट है, कि एक अपना ये और एक जो ये दोनों का इक्विवेलेंट है, उसके बराबर क्या होना चाहिए, फाइनल सी इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्या किसी को कोई शक नहीं होगा इसमें कि इन दोनों का इक्विवेलेंट प्लस ये दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो इसके साथ पैरेलल में है ना, बहुत बढ़िया। तो C1 तो ठहरा C1, 2 और 3 जो लोग सीरीज में थे उनका इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, तो C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड में होना चाहिए C2 प्लस C3, तो उसका वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3, इसका वैल्यू किसके बराबर, तो C इक्विवेलेंट इसके बराबर होना चाहिए। C1 का वैल्यू पुट करेंगे तो C1 में कौन बैठा हुआ है, तो K1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट सी नॉट, K1/2 इंटू सी नॉट, इसके बराबर यहाँ पे क्या है, तो सभी का वैल्यू देखते हैं जगह सफिशियंट पड़ रहा है कि नहीं, तो K1/2 इंटू सी नॉट यहाँ पे पुट कर दिया गया उसके लिए। फिर C2 के लिए अगर देखिएगा तो C2 का वैल्यू, तो ये लोग का वैल्यू थोड़ा आसान है, तो K2 इंटू सी नॉट इंटू क्या होना चाहिए, K3 इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई K2 सी नॉट प्लस K3 सी नॉट, ऐसा होना चाहिए। सबसे लास्ट C इक्विवेलेंट के लिए मैंने लिखा भी नहीं है, C इक्विवेलेंट के लिए लिखा भी जाना चाहिए क्या, C इक्विवेलेंट तो हमेशा KC नॉट के बराबर ही होगा। अगर आप लिखना ही चाहते हो तो लिख लो KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, उसका सब पैरामीटर्स तो इसके बराबर ही होगा। तो यहां से देखिए C नॉट सब जगह से कट गया, तो फाइनली क्या बचा, K1 इक्वल टू K1/2 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई क्या, K2 प्लस K3 हो गया। इतना ही आपको आंसर करना है कि ये आपका इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है, जितने कैपेसिटर्स बन पा रहे हैं उतनों को क्या कीजिए, सबसे पहले जितने कैपेसिटर्स बन पा रहे हैं सबको यहाँ पे ले आइए कि ये सभी क्या थे, तो ये सभी आपका जो बनने वाले थे वो थे। इन सबका जो इक्विवेलेंट, सबका अपना अपना ज्योमेट्री के हिसाब से इन सबके इक्विवेलेंट के बराबर एक सिंगल कैपेसिटर जो जगह को खाया हुआ है, तो इन सबका इक्विवेलेंट निकाल दिया, उसको एक सिंगल के बराबर कर दिया। तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ओरिएंटेशन को बदलते हैं। फिर से क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट, बोलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ था, हो गया, नहीं चैप्टर में अभी बचा हुआ डिस्चार्जिंग लास्ट टॉपिक बचा हुआ। कैलकुलेट इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमेशा की तरह इस बार यूज किया जाएगा अलग अलग प्रकार का, चलिए इस बार यूज कर दिया जा रहा है, आराम आराम से आप लोग भी बनाइए। नहीं आया जी, आया, हाँ सेम ही दिखाई दे रहा है।
अच्छा, अभी 4 ठो और यूज होना है। हाथ से भी कर सकते हैं। चलो इस बार रेड यूज कर देते हैं, फिर ग्रीन भी कर देंगे। जो रह गया वो काला हो गया। चलिए, और कोई कलर का डिमांड था? ग्रीन, पिंक, ठीक है, अगली बार पिंक भी यूज किया जाएगा। कहाँ गया पिंक, कहाँ पे? ये है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, या येलो ही कर दिया जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस तरीके का कोई कैपेसिटर है। फिर बोला गया है कि ये जो एरिया सब है, ये है D/3, ये भी है D/3, और ये भी है D/3 इसके बराबर। यहां से बोला गया है कि ये जो बंटवारा हुआ है, ये D/3, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, ये किसका बंटवारा है? एरिया का बंटवारा है ना, तो D/3 नहीं होना चाहिए। तो ये A/3, ये A/3, और ये भी A/3 की ये एरिया का बंटवारा है। ये D/2 और ये D/2, ये ऐसा बंटवारा है। तो बोला जा रहा है इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल के बताइए। तो सबसे पहले तो टर्मिनल देखना है कि कैपेसिटर होंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले चार्ज के रास्ते से ही पता चलेगा। जो भी चार्ज आ रहा है वो ये वाला कैपेसिटर जो है अपने में अकेला जाने देगा। तो जो भी चार्ज उधर से आया तो पहले बार में कोई डिवीजन चार्ज का नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये आपका C1 है, सभी के लिए बोला गया है। ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू K4 के बराबर है। तो C1 तो कोई बंटवारा नहीं किया। उसके बाद इन तीनों को देखिएगा, तो इन तीनों के लिए ये अपना C2, उसके बाद ये देखिए अपना C3, और उसके बाद ये देखिए अपना C4। कि अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि बस इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन। तो यहां पे ये ऐसा आ गया। उसके बाद देखिए, जो उसके बाद है वो चार्ज वापस चला गया। तो सोच के ही लगता है ये तीनों क्या है, आपस में बंटवारा किए हैं। तो ये पैरेलल में है और उनके साथ वो सीरीज में है। इक्विवेलेंट सबका यहीं पे लिख देते हैं। तो C1 को अगर देखिएगा तो ज्योमेट्री डायरेक्टली ही लिखते हैं। तो C1 को देखो, एरिया जो है C1 को, सबसे पहले तो K1 है, एरिया पूरा का पूरा मिला है, उसके लिए कोई बंटवारा नहीं करने आया है। एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दूरी आधा मिला है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2K1 डिवाइडेड बाई C0 इसके बराबर। अब C2 के लिए मैं लिख रहा हूं, C3 C4 का आप निकाल के देख लेना कि K2 इंटू इनको एरिया कितना मिला है, तो A/3 मिला है। एप्सिलॉन नॉट सबको बराबर मिलता है, और डिस्टेंस किसके बराबर? तो D/2 के बराबर। तो यहां पे अगर रीअरेंज कीजिएगा तो 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, बगल में बचेगा K2 डिवाइडेड बाई C0 इसके बराबर। देखो, इनके लिए और इनके लिए कुछ नहीं बदला है, केवल K का वैल्यू बदला है। तो C3 इक्वल टू जो होना चाहिए, आप सारा वैल्यू पुट कीजिए K एप्सिलॉन नॉट बाई डी में। तो K3 इंटू क्या हो जाना चाहिए? C0 इसके बराबर। C4 को लिखेंगे तो 2/3 इंटू K4 इंटू C0 इसके बराबर। ये सभी का अपना अपना कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि इनको हटा के एक क्या करो, इनको हटा के एक इक्विवेलेंट लाओ। तो सबसे पहले मैं क्या, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 2 3 4
सिंस ये लोग तो पैरेलल में है, तो C234 का इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो C2 से शुरू हो रहा है, तो C यहां का जो इक्विवेलेंट होना चाहिए तो उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो C2 प्लस किसके बराबर, तो C2 प्लस C3 प्लस C4 इसके बराबर। तो इसको मैं कुछ ऐसे नाम दे रहा हूं, इतना बड़ा क्या लिखा जाए कि C डैश इक्विवेलेंट, कि इन तीनों का इक्विवेलेंट C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसा होना चाहिए। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि अब इन तीनों को हटा के तो क्या बन गया, तो इन तीनों को हटा के एक C1 बचा और एक C इक्विवेलेंट का डैश जो बीच का इक्विवेलेंट आया है। फिर इन लोगों को हटा के हम बोल रहे हैं एक सिंगल कैपेसिटर लाओ और उस कैपेसिटर का प्रॉपर्टी के ए एप्सिलॉन नॉट और डी ऐसा होना चाहिए। तो अगर इस कैपेसिटर का प्रॉपर्टी के ए एप्सिलॉन नॉट और डी ऐसा है तो के ए एप्सिलॉन नॉट और डी ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों कैपेसिटर तो 1/C1 की बनने वाला जो C1 और उन तीनों को हटा के कि C इक्विवेलेंट का डैश ये सब किसके बराबर, 1/C इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो अभी देखिए तो 1/C1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/C1 का वैल्यू 2k इंटू किसके 1 इंटू C0 इसके बराबर होना चाहिए। वहां पे उसका वैल्यू पुट करेंगे तो C1 इक्विवेलेंट का जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो C2 का वैल्यू तो 2/3 इंटू K2 इंटू C0, सिमिलरली 2/3 इंटू K3 इंटू C0 प्लस सिमिलरली किसके बराबर 2/3 इंटू K4 इंटू C0 इसके बराबर। फिर यहां से देखिएगा तो इसका वैल्यू 1/K इंटू C0, फाइनल का K C0 तो होना ही है कि एक डाई इलेक्ट्रिक रहेगा। यही बात मैंने आपको बोला था कि एग्जाम वगैरह में देखिएगा तो केवल और केवल ये एक्सप्रेशन लिख के आएगा कि इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/K इक्वल टू 1/2K1 प्लस कौन सा 3 ऊपर चला गया 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन हुआ K2 प्लस K3 प्लस K4 ऐसा होगा कि यहाँ पे 2 को कॉमन करके करेंगे तो 2 कॉमन हो गया K2 प्लस K3 प्लस K4 इसके बराबर। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका सिंगल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। तो जितना नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक उतना कैपेसिटर और उससे बनाइएगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए और लास्ट एक होमवर्क में लिख लीजिए, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए पहले। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, कोई बात नहीं है। सभी कैपेसिटर का अपना कैपेसिटेंस निकाल दीजिए, उसके बाद इन सब का जो इक्विवेलेंट होगा इनके बराबर एक सिंगल कैपेसिटर होगा। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट निकाल के एक सिंगल कैपेसिटर के बराबर कर दो तो इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ाया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ये है K1, ये है K2, ये है K3, ये है K4। बंटवारा बराबर का है, सब कुछ बराबर में बटा है, एरिया भी बराबर में। ये देखिए ये D/2 और ये भी D/2 है, ये A/2 और ये भी A/2 है। तो इसको निकालिएगा, घर पे निकालिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैसा बन रहा है जी, कॉम्बिनेशन कैसा होगा, तो ये दोनों को देखो, ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट सीरीज में। तो 1 और 2 का इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 फाइनल देखोगे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं 1/C1 प्लस C2 इक्वल टू 1/C3 प्लस C4 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। लिख दो C1 C2 C3 C4 का वैल्यू, आ जाएगा आंसर आपका। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो कि ये दोनों क्या था, पैरेलल में था, तो उनका इक्विवेलेंट जो बनेगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट के साथ क्या होगा, अगला दोनों फिर पैरेलल में है और इन सबको रिप्लेस करके क्या लाना है, एक सिंगल लाना है जिसका ओरिएंटेशन यहाँ के हिसाब से सिंगल लाना है। तो ये इससे सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू निकाल के घर में स्टोर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको हटाया जाए, हो गया कॉपी। तो अब जो सबसे लास्ट बात हम लोग का बचा है,
तो सबसे लास्ट बात जो बचा है उसको बोला जाता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो उसको शुरू किया जाए। थोड़ा सा टाइम है यार, घड़ी हमारे पास भी है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए यहां पे क्या माना जाता है कि सबसे पहले तो कोई कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज हो ही ना, ऐसा हो सकता है, या कोई कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज हो, ऐसा हो सकता है। तो मान लीजिए अगर ये कैपेसिटर है और C1 इसका क्या है, कैपेसिटेंस है, और इसको चार्ज किया गया क्या, V1 इसको चार्ज किया गया कि इनिशियल क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, कि ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट्स, ये V1 है, ठीक है। कोई और कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C2 था और V2 जो था वो इसका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था, कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके प्लेट्स के बीच में होगा इसका वैल्यू इस तरीके से था। तो यहां पे क्या बोला गया कि जो यहां पे जो इन लोगों के बीच में कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, मान लो इन दोनों को कनेक्ट किया गया, तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज ही ना हो। तो ये तो और आसान बात हो गया ना कि कैपेसिटर जो अनचार्ज्ड है, मतलब नो चार्जिंग, जिसके ऊपर चार्जिंग नहीं हुआ है, उसके लिए तो और आसान बात है कि उसका पोटेंशियल 0 के बराबर होगा। कि V1 और V2 अगर दोनों चार्ज्ड है, तब दोनों में से कोई एक चार्ज नहीं है तो वो उसका पोटेंशियल सीधे 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में भी देखेंगे, काम आसान हो जाएगा। तो ये दोनों को जब आप लाएंगे तो ये लोग चार्ज का एक्सचेंज करेगा। अब कौन किसको चार्ज देगा, कौन किसको चार्ज लेगा, वो डिसाइड होगा किससे, तो वो डिसाइड होगा कि देखो जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद ये लोग कहां पे पहुंच जाएंगे कि फाइनली द कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड रीच अ कॉमन पोटेंशियल। बस यही बात है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सारा बात यहीं पे खत्म हो गया। अगर आप ये बात समझ गए कि अगर इन लोगों को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट कर दिया गया कि अब इन दोनों में से जो हाई पोटेंशियल पे होगा उसको नीचे आना पड़ेगा, जो लो पोटेंशियल पे होगा कि इधर पानी का लेवल कुछ और इधर कुछ और, दोनों को कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाला नीचे जाएगा नीचे वाला ऊपर आएगा, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक ये लोग कॉमन पोटेंशियल रीच नहीं करेंगे। जैसे आप देखे थे चार्ज स्फेयर के केस में, तो चार्ज स्फेयर भी तो एक कैपेसिटर ही था, उसका था ना 4πε0 इंटू R, तो वो मेथड नहीं, वहां पोटेंशियल लगाए थे। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, देखो कि यहां पे कंजर्व क्या रहता है। कोई बोलेगा ना कि एनर्जी कंजर्व रहता है, तो नहीं, एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। यहां पे कंजर्व क्या रहता है, यहां पे चार्ज कंजर्व रहता है, कि चार्ज को लेने वाला कोई नहीं है, चार्ज को जो है वो आपस में ही ले सकते हैं। एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं रहा, अगला तो चैप्टर ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब चार्ज ना इधर से निकल के जाएगा ना तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, जहां कहीं करंट फ्लो होता है वहां हीट का लॉस हो जाता है, तो कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही, कैपेसिटर का एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, मतलब कैपेसिटर लोग कुछ एनर्जी लॉस कर जाएगा, तो चार्ज कंजर्व होगा और एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का जो होगा लॉस होगा किस में, तो हीट के फॉर्म में। और जो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होता है उसको बोला जाता है डिसिपेटेड एनर्जी, डिसिपेटेड। तो ये बार बार आपसे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन में कि कितना एनर्जी लॉस हो गया,
तो एनर्जी डिसिपेटेड का वैल्यू बताइए कि हीट के लॉ फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। हीट क्यों? क्योंकि मान लो यहां से चार्ज गया, जहां कहीं चार्ज बहने लगता है उसी को तो करंट बोलते हैं, तो यहां पे करंट आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अगर चार्ज कंजर्व रहा तो देखिए इनिशियल चार्ज क्या होगा, तो इनिशियल चार्ज होगा कि इनिशियली Q1 कितना चार्ज लेके आया, इनिशियली Q2 कितना चार्ज लेके आया, तो जिसका पोटेंशियल है V1, कैपेसिटेंस है C1, तो C1 V1 लेके आया। दूसरा वाला कितना लेके आया, तो C2 V2 लेके आया। तो सिस्टम के पास जो इनिशियल चार्ज देखिएगा वो इसके बराबर है। कोई पूछेगा फाइनल चार्ज कितना था, तो Q फाइनल देखिए, तो Q फाइनल क्या हो जाएगा, तो Q फाइनल जो हो जाएगा वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि फाइनली दोनों के दोनों क्या होने चाहिए कि भाई एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो पोटेंशियल तो बराबर होना ही चाहिए, जितना पोटेंशियल यहाँ इतना पोटेंशियल यहाँ। तो फाइनली जो ये लोग रीच करेंगे, फाइनली ये लोग कॉमन पोटेंशियल को रीच कर जाएंगे कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। तो यहां से देखिए ये कितना पे, तो इसके पास कितना चार्ज होगा, तो कैपेसिटेंस C1 है, इसका भी पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल Vc। दूसरे के पास कितना चार्ज होगा, तो कैपेसिटेंस C2 है और इसके पास भी यहाँ का, तो यहाँ का एक ही फॉर्मूला है जो बार बार आप यूज करने वाले हैं कि Q इनिशियल इक्वल टू क्या, Q फाइनल। तो इधर से ही लिखना शुरू करते हैं कि C1 इंटू वी कॉमन प्लस C2 इंटू वी कॉमन, इसका जो वैल्यू होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए C1 V1 प्लस C2 V2। तो यही एकमात्र फॉर्मूला है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कि V कॉमन इक्वल टू जो होना चाहिए कि दो कैपेसिटर जिनका शुरुआत का पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 की V1 V2 शुरुआत का पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 उनका कैपेसिटेंस, कि जब ये शुरुआत में इतना पोटेंशियल के साथ आए थे, सर्किट में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए गए। तो सर्किट में जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए गए, तो कनेक्ट करने के बाद जो इनको फाइनल पोटेंशियल मिलने वाला है, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल, वो क्या होगा, इसके बराबर। शुरू में ही बोले हैं कि इन दोनों में से अगर कोई कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज होगा तो उसका हमको क्या होगा, उसका हमको एडवांटेज ही होगा कि दोनों में से अगर कोई कैपेसिटर अनचार्ज है तो फॉर्मूला तो और आसान हो जाएगा, फॉर्मूला और आसान हो जाएगा कि वहां पे V का वैल्यू 0 हो जाएगा कि कोई अनचार्ज कैपेसिटर किसी चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट हो तो क्या होना चाहिए, इस तरीके का। तो चलिए और दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आज के क्लास को खत्म कर दिया जाएगा। फिर कुछ बात बच जाएगा, आधा घंटा से 45 मिनट का कैपेसिटेंस बच जाएगा आपका, जो आपका जब भी नेक्स्ट कभी क्लास होगा तब होगा, देखते हैं कब होता है। कब है? क्रिसमस आ रहा है ना जी, क्रिसमस का छुट्टी मिल रहा है आप लोग को? हम्म, नहीं। हम्म, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड is charged to a potential difference of 100 volt. Now it is connected to an uncharged capacitor of 15 microfarad, then the final charge on the capacitor of
कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड। पहला बोला जा रहा है 500 माइक्रो कूलम, दूसरा बोला जा रहा है 375 माइक्रो कूलम, उसका अगला बोला जा रहा है 250 माइक्रो कूलम, सबसे लास्ट 125 माइक्रो कूलम। क्या होना चाहिए? देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि एक 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और इसको चार्ज किया गया है कहां तक? तो इसको चार्ज किया गया है 100 वोल्ट तक। फिर दूसरे वाले के लिए क्या बोला जा रहा है? तो दूसरे वाले के लिए बोला जा रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफेराड का और इसको कोई चार्ज नहीं है, कि कोई चार्ज नहीं है, कि वो इसके ऊपर चार्ज था ही नहीं, तो जिसका चार्जिंग हुआ नहीं है उसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोला गया कि दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। तो 5 माइक्रोफेराड और 15 माइक्रोफेराड को जब कनेक्ट किया जाएगा तो इसी के पास चार्ज है, ये बिना चार्ज का आएगा तो ये बोलेगा चलो इसको चार्ज दिया जाए। तो इन दोनों का जो क्या बोला जाएगा कि दोनों का जो इसमें से क्या चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कहने का मतलब कि इसका चार्जिंग हो रहा है कि इसको चार्ज मिल रहा है और इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है कि इसको चार्ज क्या हो रहा है। तो ये सब भी पूछा जा सकता था कि कितना चार्ज दिया, 1 वाला कितना चार्ज दिया। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो कॉमन पोटेंशियल क्या था? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे देखिए C2V2 का वैल्यू क्या होगा कि यही बात बोले कोई अनचार्ज हो, शुरुआत में चार्ज हो ही ना, तो ऐसा क्या है, ऐसा वाला आसान ही है। C1V1 को देखिएगा तो 5 इंटू 100 सब तो माइक्रो में ही है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 5 प्लस 15, तो ये किसके बराबर हुआ? तो यहां से देखिएगा तो इसका वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई 20, तो 500 को 20 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होना चाहिए? 25 वोल्ट के बराबर कॉमन पोटेंशियल आया। 25 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल पे आया तो Q फाइनल किसके ऊपर? 5 वाले के ऊपर। तो C1 इंटू फाइनल कॉमन को, पोटेंशियल फाइनल तो कॉमन है इसीलिए तो इसको कॉमन बोला गया कि दोनों पे बराबर आएगा। तो 5 गुने 25 किसके बराबर? 125 माइक्रोकूलम इसके बराबर। अगर Q फाइनल 15 वाले पे बोला होता तो C2 इंटू भी कॉमन, तो 5 इंटू क्या 15 इंटू क्या 25, तो 15 इंटू 25 375 माइक्रोकूलम। अगर कोई बोलता कि 1 कितना लॉस किया है तो 1 लॉस 375 का किया है, जैसे निकालिए वैसे कि 1 के ऊपर अगर इनिशियल देखोगे कि 5 वाले के ऊपर इनिशियली क्या होगा तो 5 गुने 100 500, आज भी देखो कुल मिला के कितना है 500 ही है। जो ये आया तो इसको इसने क्या किया, ज्यादा दे दिया कि तुम ज्यादा चार्ज रखो, तो यहाँ पे ये 375 क्योंकि इसका कैपेसिटेंस होल्डिंग पावर ज्यादा था। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा और कौन सा कैपेसिटर कितना का चार्ज रखने वाला है इसके बारे में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन किया जाए। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि if first the key A is closed and then the key A is opened and B is closed, then the energy dissipated in this process of चार्जिंग ऑफ C2। चलिए तो देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले यहां पे एक बैटरी
लगा हुआ है ऐसा। यहां पे कोई की ए है, तो यहां पे एक की ए है और C1 इक्वल टू सी के बराबर ऐसे कनेक्टेड है कि ये ए है। एक मिनट, ये ए है। फिर यहां पे क्या है, यहां पे एक की है जिसका नाम बी है, यहाँ एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 इक्वल टू सी। चलिए, यहां पे अमाउंट पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है कि एनर्जी कितना डिसिपेटेड हुआ है वो, या कितना एनर्जी लॉस हुआ है वो, सब कुछ इसी प्रॉब्लम में हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ का बैटरी किसके बराबर है, भी के बराबर। तो देखो, दो प्रोसेस में हो रहा है, तो पहला प्रोसेस में क्या है कि पहला प्रोसेस में की ए को जो है वो क्लोज कर दिया गया है, तो की ए क्लोज है, और की बी जो है वो अभी भी ओपन है, और ये सर्किट ऐसा है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है इस तरीके से, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, तो स्टेज 1 में देखिए कि भी नाम के बैटरी से अगर C1 नाम का कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C था वो कनेक्ट किया गया, तो ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। बैटरी का तो काम ही यही है। तो इस कैपेसिटर का देखिए, इस कैपेसिटर का चार्जिंग हो गया कि C1 का C तो C था ही, और C1 के पास पोटेंशियल भी आ गया। ए साइड से बोला गया, अब सर्किट को तोड़ दिया गया, तो C1 को बैटरी से कोई मतलब नहीं है, और बी साइड से सर्किट को जोड़ दिया गया, तो C1 को किससे मतलब है, C2 से मतलब है, जिसका वैल्यू C के बराबर ऐसा आया। अब यहां पे सोचो कि एक के पास पोटेंशियल है, जैसे ही कनेक्टेड होगा तो ये आदमी पुअर है तो इसको ये चार्ज देगा, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आना चाहिए, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय क्या, C1 प्लस C2, इसके बराबर कॉमन पोटेंशियल आना चाहिए। तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू देखेंगे तो ये तो जीरो हो गया, तो C1 V1, तो C1 तो C था, V1 भी था, डिवाइडेड बाय C प्लस C, दोनों C है, तो कॉमन को पोटेंशियल देखिए, तो कॉमन पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर आया, तो कॉमन पोटेंशियल जो आया वो V/2 के बराबर ऐसा आ रहा है कि पहले पोटेंशियल इतना था, बाद में पोटेंशियल इतना हो गया। अब एनर्जी डिसिपेटेड मतलब एनर्जी लॉस कितना हुआ इस प्रोसेस में, इस सिस्टम के द्वारा, कि ये सिस्टम पहले कितना एनर्जी का मालिक था, आज कितना एनर्जी का मालिक है। तो U इनिशियल सोचिएगा, तो शुरुआत में इस सिस्टम के पास जब चार्जिंग ऑफ C2 हो रहा था या शुरू हुआ था, तो एक कैपेसिटर है जो C पोटेंशियल पे है, और C कैपेसिटेंस है V पोटेंशियल पे है। तो U इनिशियल शुरुआत में केवल एक के पास एनर्जी था, तो हाफ CV² इसके बराबर, कि शुरुआत में C1 ही तो एनर्जी रखा था, उसके पास होता तो गिनती करते, उसके पास तो जीरो पोटेंशियल है, तो उसका क्या ही एनर्जी होगा। ठीक है, फिर U फाइनल देखिएगा, तो U फाइनल में देखो 1/2 इंटू C1 इंटू भी कॉमन का स्क्वायर, कि भाई इसके पास भी तो बाद में तो दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल है, तो इसके पास भी वही पोटेंशियल है, कि फाइनली अगर सोचिएगा तो फाइनली तो दोनों वाला, कि इसके पास भी कॉमन है और इसके पास भी कॉमन है, कि भी कॉमन दोनों का, यही तो भी कॉमन का मतलब है कि फाइनली सेम पोटेंशियल रखेंगे। 1/2 इंटू C2 इंटू भी कॉमन का स्क्वायर, कि फाइनली उसके पास भी इतना ही पोटेंशियल है। तो U फाइनल का वैल्यू देखिए 1/2 इंटू C1 का वैल्यू किसके बराबर, तो C1 का वैल्यू C के बराबर, इंटू क्या, इंटू V² इसके बराबर। C2 का वैल्यू देखिएगा तो 1/2 इंटू C इंटू V/2 है कॉमन पोटेंशियल, C इंटू V/2 इसका स्क्वायर इसके बराबर हो गया। तो देखिए CV² 8 प्लस CV²/8, U फाइनल कितना बचा, तो U फाइनल बच गया CV²/4, उसको जोड़िए CV²/8, CV²/8 हो रहा है।
कोई पूछेगा भाई एनर्जी कितना का लॉस हुआ, तो डेल्टा यू देखिए, यू इनिशियल ही आप देख रहे हो ज्यादा है, यू फाइनल कम है, तो यू इनिशियल था सी भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, कि इनिशियल एनर्जी जो था उसका वैल्यू सी भी स्क्वायर बाई टू, फाइनल एनर्जी है सी भी स्क्वायर बाई फोर, डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू देखिए सी भी स्क्वायर बाई फोर अमाउंट से एनर्जी लॉस कर गया, कि इसके पास शुरुआत में ज्यादा एनर्जी था, दोनों मिलके भी जितना एनर्जी रख रहे हैं उसके बावजूद सिस्टम ने एनर्जी को लूज किया है। अगर कोई बोलेगा परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस निकालने का बहुत बार निकाल चुके हैं पुराना फॉर्मूला से, तो कितना हो रहा है जी परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस को निकालने का तरीका था कि जो भी बड़ा हो फाइनल और इनिशियल में से उसका मॉड ले लीजिए डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100 इसके बराबर, तो डेल्टा यू इसी को आप लिख सकते हैं, फाइनल और इनिशियल के अंतर को ही तो डेल्टा यू बोलते हैं, तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय यू इनिशियल इंटू 100 करके देखिए कितना के बराबर आ रहा है, तो परसेंटेज लॉस का वैल्यू 50% के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में अगर ऐसे एनर्जी लॉस निकालने बोले तो शुरुआत में कितना एनर्जी था माइनस क्या करना पड़ेगा, फाइनल कितना एनर्जी है, और फाइनली तो दोनों एनर्जी रखा है, तो शुरुआत में सिस्टम के पास केवल वन एनर्जी रख रहा था, बाद में दोनों एनर्जी रख रहा था, और लॉस कितना इनिशियल माइनस फाइनल, परसेंटेज लॉस जो लॉस है डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, तो यहां से परसेंटेज लॉस निकलेगा। तो इससे आगे देखा जाएगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आपका नेक्स्ट क्लास में, वही बोला गया आधा क्लास के बराबर कैपेसिटर और बचा हुआ है, उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगा। सेव नहीं हुआ क्या? अच्छा डबल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं।